नमस्कार दोस्तों। तो आज है 9 सितंबर 2022। 9 सितंबर 2022 से संबंधित जितने भी सामान्य ज्ञान के प्रश्न हो सकते थे उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने लेकर आए हैं। तो चलिए, आपके प्रश्न आपके परीक्षाओं के लिए, इंटरव्यू वगैरह के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, पारो घोषणा पत्र क्या है? ठीक है, इसे किसने स्वीकार किया है? पारो घोषणा पत्र विश्व व्यापार संगठन ने स्वीकार किया है। तो आइए उसके बारे में क्या जानते हैं, उसके बारे में कुछ समझते हैं। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन, जिसका शॉर्ट में लिखते हैं WHO, के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के सदस्य देशों ने मंगलवार को पारो घोषणा पत्र को स्वीकार कर लिया। यह मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तथा सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने से संबंधित है। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तथा सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने से एक संबंधित है। WHO की क्षेत्रीय निदेशक पूनम खेत्रपाल सिंह ने एक बयान में कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य में निवेश बढ़ने से इलाज का खर्च कम होता है और उत्पादकता, रोजगार के जीवन की गुणवत्ता बढ़ती है। ठीक है, पारो घोषणा पत्र को भूटान में WHO दक्षिण पूर्व एशिया बैठक के 75वें सत्र के दूसरे दिन मानसिक स्वास्थ्य संबंधित मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में स्वीकार किया गया। क्षेत्रीय निदेशक ने कहा, इस घोषणा में सदस्य देशों के से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को दूर करने और कोविड-19 के कारण बढ़ गया उपचार अंतराल को कम करने के लिए नीति तैयार करने का एक आग्रह किया गया है। ठीक है, समझ गया। पारो घोषणा पत्र WHO फुल होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इनका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, ओणम का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों, ओणम त्यौहार हिंदू धर्म है, हिंदू त्यौहार के जैसा ही है। ये केरल में और फसली त्यौहार है, इसको बोलते हैं। ओणम केरल का मुख्य त्यौहार है। ओणम को मलयालम भाषा में थिरुवोणम भी कहते हैं। ठीक है, ओणम का त्यौहार मनाने के पीछे बहुत सी मान्यताएं हैं, जिसमें से एक मान्यता के अनुसार यह पर्व दानवीर असुर राजा बलि के सम्मान में जाता है। वही चीज़ है, बामन भगवान ने इसको 3 गज जमीन में नापा था ना, वही है ना? कहा जाता है विष्णु जी ने वामन का अवतार लेकर बलि के घमंड को तोड़ा था, लेकिन उसकी वचनबद्धता को देखने के बाद विष्णु जी से पाताल लोक का राजा बना दिया था। दक्षिण भारत के लोग यहाँ मानते हैं कि ओणम के पहले दिन राजा बलि पाताल लोक से धरती पर आते हैं और अपनी प्रजा का हालचाल लेते हैं। वहाँ की मान्यता है ना, इसलिए हर साल ओणम त्यौहार, ये 10 दिन चलने वाला त्यौहार है। अभी चालू हो चुका है 7 तारीख से। ठीक है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, वहाँ के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, तीसरा प्रश्न दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ प्रथम जल समझौता बंटवारा का हस्ताक्षर किया है? पहला 25 साल के दरमियान में पहला बार जल समझौता किसके साथ किया दोस्तों? तो बांग्लादेश के साथ किया है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ किया है। भारत और बांग्लादेश ने कुशियारा नदी के लिए है ना, एक अंतरिम जल बंटवारा समझौता पर हस्ताक्षर किया है। गंगा जल संधि पर 1966 में हस्ताक्षर किए जाने के बाद इस तरह का पहला समझौता है। भारत और बांग्लादेश ने इसके साथ पहले गंगा जल संधि पर 1996 में बंटवारा हस्ताक्षर कर चुका है, लेकिन कुशियारा नदी का 2022 में किया है। ठीक है, इस समझौते से दक्षिणी असम और बांग्लादेश के सिलहट इलाके में रहने वाले लोगों को फायदा होगा। ठीक है, तीस्ता जल बंटवारा समझौता अभी भी लंबित है। ये ममता बनर्जी के साथ होना है, लेकिन वो अभी ध्यान नहीं दे रही है। ठीक है, 54 नदियाँ भारत बांग्लादेश सीमा से होकर गुजरती है। 54 नदियाँ भारत बांग्लादेश सीमा होकर गुजरती है और सर्दियों के दिनों में दोनों देशों के लोग आजीविका मतलब काफ़ी दिनों से दोनों को आजीविका का मुख्य साधन है ये। ठीक है, तथा ये नदियाँ, इनके बारे में लोक कथाएँ, लोकगीत भी अधिक सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा भी हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में स्थित मिथिला के मखाना को GI टैग मिला? यानी मिथिला के मखाना आपने जानता है वाइट कलर का होता है, प्रोटीन से भरपूर होता है, बहुत ही अच्छी चीज़ होता है, उसको हमें से खाना चाहिए। कैल्शियम का भरपूर पौष्टिक पदार्थ है। तो कहाँ का है? तो ये बिहार का है, मिथिला। उसको GI टैग मिला, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला है। ठीक है, केंद्र सरकार ने बिहार के मिथिला के मखाना को जियोग्राफिकल इंडेक्शन टैग यानी GI टैग दिया है। इससे मखाना उत्पादकों को अब उनके उत्पाद का और भी बेहतर दाम मिलेगा। मिथिला के मखाने अपने स्वाद, पोषक तत्व और प्राकृतिक रूप से उगाए जाने के लिए मशहूर है। भारत के 90% मखानों का उत्पादन नहीं होता है। इससे पहले बिहार की मधुबनी पेंटिंग, कतरनी चावल, मगही पान और सिलाव का खाजा
मुजफ्फरपुर की शाही लीची और भागलपुर के जर्दालू आम की टैग दिया जा चुका है। आमतौर पर उपवास में खाने वाले मखाने स्वास्थ्यवर्धक भोजन का हिस्सा रहे हैं। ये ऐसी फसल है जिसे पानी में उगाया जाता है। मखाने में करीब 9.7 ग्राम प्रोटीन और 14.5 ग्राम फाइबर होता है। यह कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है ना। संसद ने उत्पाद के रजिस्ट्रेशन और संरक्षण को लेकर दिसंबर 1999 में अधिनियम पारित किया था। ठीक है, भारत सरकार ने कब शुरू किया? 1999 में अधिनियम पारित करके। कोई भी नया चीज़ नहीं करने के लिए अधिनियम पारित करना पड़ता है संसद में, जिसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट के तहत कहा जाता है ना। इसे 2003 में लागू किया गया। इसके तहत भारत में पाए जाने वाले प्रोडक्ट को जीआई टैग देने का सिलसिला शुरू हुआ। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि 1999 में संविधान में एक्ट पास किया गया। उस एक्ट का नाम क्या है? जियोग्राफिकल इंडेक्शन ऑफ गुड्स एक्ट। और 2003 में प्रोडक्ट जो हमारे जो फेमस अच्छे प्रोडक्ट हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, उसको जीआई टैग देने का सिलसिला चालू हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल में बीसीसीआई ने अपने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सर किससे बनाया है? तो दोस्तों पहले कौन था? पहले पेटीएम था, वीवो था, लेकिन अभी मास्टर कार्ड हो गया है। अभी कौन सा हो गया है? मास्टर कार्ड। पहले पेटीएम था, वीवो था, बाइजस था, लेकिन अभी ये मास्टर कार्ड हो गया है। ग्लोबल पेमेंट और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड बनाने वाली कंपनी मास्टर कार्ड को भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई ने भारत में होने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू टूर्नामेंट के लिए टाइटल स्पॉन्सर बनाया है। बीसीसीआई का फुल होता है द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, इनके स्पॉन्सर कौन है? प्रेसिडेंट सौरव गांगुली। ठीक है, इससे पहले भारत में होने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय मैचों, घरेलू मैचों, मोबाइल यूपीआई ऐप कंपनी पेटीएम स्पॉन्सर करती थी। ठीक है, लेकिन अभी मास्टर कार्ड हो गई। मास्टर कार्ड दुनिया भर की सभी प्रकार के खेलों का स्पॉन्सर कर चुका है। ये मास्टर कार्ड ऐसा नहीं कि इंडिया में पहली बार करने जा रही है, ये दुनिया भर के सभी खेलों का स्पॉन्सर कर चुकी है। ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि मास्टर कार्ड भारत में होने वाले किसी भी क्रिकेट मैच को नेशनल लेवल पर स्पॉन्सर करेगा। ठीक है, ये पहली बार भारत का अक्सर है, बाकी दुनिया के सभी मैचों का स्पॉन्सर कर चुका है पहले से ही। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में रिलायंस ने किस देश की सॉफ्टवेयर कंपनी सेंसहॉक का अधिग्रहण किया? सेंसहॉक किस देश की कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती है, जिसे रिलायंस इंडस्ट्री ने अधिग्रहण किया का घोषणा कर दिया है? तो ये अमेरिका की है दोस्तों। अमेरिका की राजधानी का है वाशिंगटन डीसी। वहाँ के मुद्रा क्या है? यूएसटी है ना। और वहाँ का राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री ने अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित सौर ऊर्जा सॉफ्टवेयर निर्माता सेंसहॉक में 3.2 करोड़ डॉलर यानी 256 करोड़ रुपये से 79.4% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। ठीक है, यानी 80% ले लिया। इस अधिग्रहण के साथ ही सौर ऊर्जा क्षेत्र में रिलायंस की स्थिति और मजबूत होने की उम्मीद है। सेंसहॉक कंपनियों को प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के और सौर परियोजनाओं की योजना के लेकर उत्पादन तक व्यवस्था बनाने में मदद करती है ना। ये काम है सेंसहॉक का। सेंसहॉक ने 15 देशों में फैले अपने 140 से अधिक ग्राहकों को उनकी करीब 6 साइटों पर 100 से अधिक गीगावाट के लिए एंड टू एंड समाधान दिया है। इन्हें इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक है मुकेश अंबानी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, हाल में किस राज्य सरकार ने हाउस अलॉटमेंट सिस्टम ऐप लॉन्च किया? हाउस अलॉटमेंट सिस्टम ऐप, तो सर ये उड़ीसा सरकार ने के लिए है। उड़ीसा सरकार नया चीज लाती जा रही है ना। एक अलग से वीडियो बना दूंगा उड़ीसा सरकार क्या क्या चीज़ लाई है इस महीने में, इस दरमियान में। उड़ीसा सरकार ने बुधवार को अपनी सभी के लिए आवास नीति के तहत हाउस अलॉटमेंट सिस्टम ऐप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य होगा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को पारदर्शी तरीके से घर उपलब्ध करवाना। ठीक है, योजना के तहत सरकारी और गैर सरकारी दोनों परियोजनाओं में EWS श्रेणी के लोगों के लिए आरक्षण होता है। उन्हें सरकारी परियोजनाओं के तहत 20% और गैर सरकारी परियोजना के लिए 10% आरक्षण मिलता है। आवास और शहरी विकास मंत्री उषा देवी ने अद्वितीय एंड्रॉयड आधारित ऐप और वेबसाइट आधारित HAS लॉन्च किया है। उड़ीसा शहरी आवास मिशन द्वारा समर्पित लॉन्चिंग समारोह भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, BDS के वाइस चेयरमैन संजय कुमार सिंह ने कहा कि वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के बाद वे घरों की लोकेशन और उपलब्धता देख सकते हैं आराम से। ठीक है, यह योजना अभी भुवनेश्वर में चालू हुई है, लेकिन सरकार का लक्ष्य है इस योजना को आने वाली तारीखों में राज्य के हर शहरों में लागू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अंतिम और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत के हाल की रिपोर्ट में UNDP के मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? UNDP के मानव विकास सूचकांक में भारत का 132वां स्थान है।
अभी ऊपर खिसक जा रहा है। संयुक्त राज्य विकास परिषद को फुल फॉर्म यूएनडीपी बोलते हैं कि ओर से जारी की रिपोर्ट के अनुसार 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत 191 देशों में 132वें पायदान पर खिसक गया है। भारत का 0.6333 का HDI मान देश को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखता है, जो 2020 की रिपोर्ट में से 0.645 के मान से कम है। वर्ष 2020 के मानव विकास सूचकांक भारत 189 देशों के स्थान 21वें स्थान पर था, अभी एक नीचे चला गया। ठीक है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम इनका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, वैश्विक रुझानों की तरह भारत के मामले में भी 2019 में HDI मान 0.645 था और 2021 में 0.633 तक आ गया है। इसलिए जीवन प्रत्यांश में गिरावट 69.7% घटकर 67.2 होने की है। ठीक है, जिम्मेदार ठहरा गया। भारत में स्कूली शिक्षा का अपेक्षित वर्ष 11.9 वर्ष और स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष 6.7 साल है। किसी राष्ट्र के स्वास्थ्य, शिक्षा और औसत आय को मापने के पैमाने की दृष्टि से मानव विकास में लगातार 2 साल 2020 और 2021 में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि इससे पहले 5 साल काफ़ी विकास हुआ था। कोई दिक्कत नहीं, बीच में कोविड आ गया था, है ना, इसके कारण भी हो सकता है, कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन भारत में गिरावट के ये चीज़ हजम नहीं होती है ना। यूएनडीपी के प्रशासन अचिम स्टेनर ने कहा है, संकट से उबरने के लिए दुनिया हाथ पांव मार रही है। अनिश्चितता से भरी इस दुनिया में हमें आम चुनौतियों से निपटने के लिए परस्पर वैश्विक एकजुटता की नई भावनाओं की आवश्यकता है। थैंक यू दोस्तों आपकी सराहना के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।